नमस्कार मित्रों, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है हमारे YouTube चैनल GR स्टडी हब में। आज के इस लाइव प्लेटफॉर्म पर हम विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे कि परीक्षाएं जो राजस्थान और भारत में प्रतियोगिक परीक्षाएं हैं उसमें हमें किस प्रकार की रणनीति बनानी चाहिए, क्या क्या ऐसे स्टेप है जो हमें समझते हुए इस बेरोजगारी की मार से हम जूझ रहे हैं उससे हम बाहर निकलने के लिए हमें कौन कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा हूं कि परीक्षा सामान्य परीक्षा में हम असफलता के कारण क्या रहते हैं। असफलता के कारण हम पढ़ाई कर रहे हैं, कोचिंग जा रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, लेकिन आखिर में वो क्या वजह है जिसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत बातें बताऊंगा जो किसी कोचिंग या संस्थान में नहीं बताते हैं। सबसे प्रमुख हमारा जो कारण है, लक्ष्य को बार बार परिवर्तन करना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमारा जो टारगेट होता है, शुरुआती टारगेट लेके चलते हैं कि हमें RS, SI या फर्स्ट ग्रेड टीचर या पटवार बनना है। मतलब किसी व्यक्ति का एक मुख्य टारगेट होता है कि मुझे पटवारी बनना है, RS बनना है या SI बनना है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जाता है और हम उस टारगेट से भटकते हुए, जैसे ही कोई हमारे सामने वैकेंसी आती है, मान लीजिए RS की वैकेंसी आई है हमारे सामने, ठीक है, और उसके बाद 4-6 महीने बाद हमने तैयारी शुरू की है। तैयारी करते करते एग्जाम में लेट हो गया या किसी कारणवश भर्ती अटक गई और इसी बीच में हमारे सामने SI की वैकेंसी आ जाती है, तो हम इस RS को तो भूल जाते हैं, SI के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे आप सभी को पता है राजस्थान में 2016 में SI की वैकेंसी आई थी। अभी 2020 चल रहे हैं लेकिन अभी तक वो पूरी हुई नहीं है। ये जो 4-5 साल का टाइम पीरियड है, इसमें हम कई रास्ते भटक जाते हैं। ऐसे की तैयारी शुरू कर दी हमने, 3-4 महीने ऐसे की तैयारी की, 5-6 महीने तक कोचिंग गए, नोट्स बनाए, बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं, लेकिन एग्जाम डेट नहीं आ रही है या किसी कारणवश हमारे जो फॉर्म है वो वापस गवर्नमेंट फिल करवा रही है और इसी बीच में आ जाती है हमारे राजस्थान पुलिस की वैकेंसी। राजस्थान पुलिस की वैकेंसी आ जाती है। सबसे पहले हम RS से भटक गए, फिर SI से भटक गए और अब तैयारी करनी शुरू कर दी राजस्थान पुलिस की। यदि आपको राजस्थान पुलिस की तैयारी ही करनी है तो फिर आप RS की तैयारी क्यों कर रहे हो, SI की तैयारी क्यों कर रहे हो? आपका टारगेट हमेशा एक रखो, वो चाहे इस टारगेट में आपको 2 से 3 या 5 साल तक आपको वेट करना पड़े तो कोई बात नहीं, आप उस टारगेट से लेकर उसी पर फोकस करो आप। दूसरा जो कारण है असफल रहने के कारण, दूसरा है समय के साथ खिलवाड़। असफल रहने का यह कारण कि आप यदि समय के साथ खिलवाड़ करोगे तो समय आपके साथ खिलवाड़ करेगा। इसका यह मतलब है कि आपने शुरू में जब भी कोई वैकेंसी आती है, शुरुआत के 1 या 2 महीने या 3 महीने आप अच्छी तैयारी कर रहे हो, बहुत जबरदस्त तैयारी कर रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, लाइब्रेरी जा रहे हो, लेकिन एग्जाम थोड़े लेट क्या हो गए, जैसे मान लो एग्जाम 6 महीने बाद है, तो आपको वो जो जोश है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। जो आपने 2 से 3 महीने तक आपने अच्छी तैयारी की है, वो जैसे जैसे जोश आपका कम चला जाएगा वैसे वैसे आपकी तैयारी में नेगेटिव इफेक्ट आने शुरू हो जाएंगे। आप उस रास्ते से भटकते हुए कहीं दूसरे रास्ते की ओर जा रहे हो। तो आप समय के साथ पूरा मैनेजमेंट रखें। आपको ये नहीं कि आपको 24 घंटे में से 12 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, कोई जरूरी नहीं है। पढ़ाई हमेशा घंटे में नहीं होती है। आप हमेशा एक टारगेट लेके चलो कि आज मुझे जो ये एक चैप्टर है, ये अध्याय है आपके सामने
कि इस अध्याय को हमें पूरा करना है, चाहे किसी भी हाल में, किसी भी कंडीशन में, किसी भी सूरत में। आपको जो मॉर्निंग में आप चैप्टर लेके बैठते हो कि हमें ये किसी भी हाल में पूरा करना है, चाहे उसके लिए हमें 2 घंटे लगे, 10 घंटे लगे या पूरे 24 घंटे ही क्यों ना लगे। समय का मैनेजमेंट करो, जब भी स्टडी करने बैठो समय के हिसाब से करो कि आपको मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, मॉर्निंग में क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या करना है। पूरा आप समय के पाबंद रहोगे तो समय आपके साथ बिल्कुल पॉजिटिव। तीसरी चीज जो अधिकांश युवा लोगों में देखने को मिलती है, राजनीति का शिकार। जो ग्रामीण परिवेश से बच्चे हैं, मैं उनको विशेष रूप से, और उनका जो असफलता का कारण है वो सबसे बड़ा कारण मैं इसे मानता हूं कि आप राजनीति के शिकार हो जाते हो। कैसे? मान लीजिए हमारी वैकेंसी आई हुई है, 5000 पद है, इसके अच्छी तैयारी कर रहे हैं। मान लीजिए जनवरी 2021 की बात कर रहा हूं मैं, आने वाले 5000 हमारे सामने कोई भी वैकेंसी के पोस्ट हैं, जैसे राजस्थान पुलिस के हैं। उसके बाद जनवरी 2021 में इसके एग्जाम है, ये होगी आपकी परीक्षा। आपको पता है फॉर्म आपने फिल किया है, कोचिंग गए, अच्छे से नोट्स बनाए, बहुत अच्छी तैयारी चल रही है, लाइब्रेरी जा रहे हो, बिल्कुल सारे दोस्तों को छोड़ के आप एकांत में होकर अपनी पढ़ाई में पूरा फोकस कर रहे हो। लेकिन उसी समय नवंबर 2020 में चुनाव आ गया। चुनाव चाहे सरपंच के हो, चाहे प्रधान के हो, चाहे विधायक के हो या सांसद के, आगे चुनाव आपका युवा जोश है। आप मान लो किसी पार्टी से बिलोंग कर रहे हो तो आपका ये कर्तव्य हो जाता है कि हम उस पार्टी को सपोर्ट करें। लेकिन मैं आप एक चीज आपको आज बता रहा हूं कि ये जो चुनाव होते हैं ये दिखावे के चुनाव होते हैं। चुनाव होने के बाद जो प्रतिनिधि जीतता है, जो हारता है, वो आपको 5 साल में नजर नहीं आएंगे। जो जीत के चला गया उसकी तो लाइफ सेट है, जो हार गया वो भी आपसे मिलेगा नहीं। आपको क्या मिलेगा? आपको 1-2 महीने में अपना जो टारगेट था, ऐसे चल रहे थे इस टारगेट के ऊपर, आप यहाँ तक पहुंचे थे, चुनाव आगे बीच में यहाँ, और आपका जो जाना था आपको इधर है, लेकिन आप चले इधर जाते हो। चुनाव हो गए, जीतने वाले जीत गए, हारने वाले हार गए, और आपकी डेट आ गई है, मान लीजिए 10 जनवरी को आपकी डेट है, और आप जब एग्जाम हॉल में जाते हो बहुत जोश के साथ जाते हो। आप जैसे ही आपके सामने पेपर आता है और आपकी पूरी हवाएं निकल जाती है, फिर आप दोष देते हो कि कोचिंग वाला अच्छा नहीं पढ़ा रहा था, वो सर अच्छा नहीं पढ़ा रहा था, या हमारे पास टाइम हमारे अनुकूल नहीं था। आपके सामने सब चीजें अच्छी होती हैं। कोई भी टीचर खराब नहीं होता है, कोई भी कोचिंग संस्थान बुरी नहीं होती है, और समय तो हमेशा ही अच्छा ही रहता है, किसी का बुरा नहीं रहता है। वो हमारे पे डिपेंड करता है कि हम समय के साथ कैसे तालमेल बैठाएं। आप फिर दूसरों को बोलते हो कि यार नहीं ये पेपर आउट हो गया, इस पेपर में तो वो हो गया, फलाना हो गया, ये सिर्फ बहाने बनाने की बातें हैं। आपको यदि सक्सेस होना है तो आप अपना समय के पूरे पाबंद रहो। गंदी राजनीति के शिकार, आपको राजनीति करनी है तो आप जब सक्सेस हो जाओगे उसके बाद आपको जो चाहे, जिस पार्टी में चाहे आप एमएलए बनो, चाहे एमपी बनो, चाहे कुछ भी बनो। ये तीसरा कारण है असफलता का। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। जो चौथा कारण है मोबाइल और सोशल मीडिया। बेरोजगारों का सबसे बड़ा दुश्मन।
मोबाइल और सोशल मीडिया। आप दिन रात सोशल मीडिया पे लगे रहते हो, वहां आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। आपकी फोटो पे कितने लाइक आ रहे हैं कोई मतलब नहीं है, 1000 आओ लाइक या 5 आओ, आपका होने वाला कुछ नहीं है। ये तो नहीं है कि जो हमारी आरपीएससी है या जो एग्जाम करवा रही है वो बोर्ड आपके फेसबुक पर फोटो देख के तो आपको सिलेक्ट करेगी नहीं। आप वही सिलेक्ट होगे जब आप 100 नंबर का पेपर होगा, उसमें से आप 80+ नंबर लेकर आओगे, तब आपका सिलेक्शन होगा। फोटो लाइक कमेंट्स में कुछ नहीं रहा है, फालतू की बातें। मोबाइल यूज करो आप, मैं नहीं कह रहा हूँ आप यूज मत करो, लेकिन उसका सदुपयोग करो। मोबाइल यूज करने में बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, हमारी खुद की क्लास स्टार्ट हो गई है आज, आप इसे देखें और टेस्ट ऑनलाइन टेस्ट पेपर देवें। सोशल मीडिया भी आप यूज करो, लेकिन फेसबुक व्हाट्सएप पे ऐसे ग्रुप होते हैं जिसमें से आपको डेली टू डेली करंट अफेयर मिलता है, अच्छे नोट्स आपको अवेलेबल हो जाते हैं, अच्छी पोस्ट है, आपको अच्छी नई नई जानकारी आपको उन ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप और जो फेसबुक पेज पे मिलती है। तो आप उन चीजों का यूज करो, गलत चीजों में कुछ नहीं पड़ा है। चौथी चीज हो गई हमारी मोबाइल और सोशल मीडिया असफलता रहने का ये कारण है। अब आपको एक गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या रणनीति बनानी है कि हम किस प्रकार से स्टडी करें तो हम गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर सकें। सबसे पहले आपका जो लक्ष्य है उसको आप निर्धारित करो कि आपको किस फील्ड में जाना है, आपकी किस फील्ड में रुचि है। कि आपकी रुचि है वर्दी में है तो आप राजस्थान पुलिस, एसएससी में आती है, दिल्ली पुलिस आती है, दिल्ली पुलिस आती है। आपको वर्दी में यदि आपको इंटरेस्ट है तो आप वर्दी की जॉब करो। फिर यदि आपके पास आपकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन और उसके साथ डिप्लोमा वगैरह किया हुआ है तो आप टीचर लाइन में जा सकते हो। या आपको लगे कि मैं हाँ ये चीजें कर सकता हूं तो आप प्रशासनिक सेवा में आपकी काबिलियत है और आपको इंटरेस्ट है कि नहीं मुझे प्रशासनिक सेवा में अपनी सेवा देनी है तो आप उसमें जाओ। मतलब आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए, टारगेट फिक्स होगा, उस टारगेट के प्रति आपकी लगन, मेहनत और धैर्य के साथ आप काम लोगे तो आप निश्चय ही आप सफल हो जाओगे। लक्ष्य हो गया आपका, जैसे मान लो अभी वर्तमान राजस्थान में बेरोजगारों को जो ग्रेजुएशन और बीएड धारी विद्यार्थी है उनका टारगेट है रिट हमारा। इसके लिए आप ये मत सोचो कि रिट की वैकेंसी कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति आने के बाद पढ़ लेंगे, सिलेबस आएगा, सिलेबस के बाद टाइम देगा हमें फॉर्म भरने के बाद एग्जाम की तैयारी करने का टाइम देगा। लेकिन आप इसी भ्रम जाल में मत रहो। जब आपकी बीएड हो जाती है और 20% लोग तैयारी में जुट जाते हैं, 20% लोग तैयारी में उसी टाइम जुट जाते हैं जब वो बीएड के फाइनल एग्जाम देते हैं, और एक 80% जिसमें से आप और हम शामिल हैं वो कहते हैं कि विज्ञप्ति कब आएगी, विज्ञप्ति के भरोसे मत रहो। जब तक विज्ञप्ति के भरोसा होगे तब तक ये 20% लोग 60% सिलेबस कवर कर लेंगे। आप इस टाइम यहाँ से शुरू होंगे, आपका स्तर होगा 0 और इनका होगा 60%, ठीक है। और जब विज्ञप्ति आने के बाद फॉर्म फिल करेंगे तो ये 90% पहुंच जाएंगे और आपका स्तर होगा 25%। तो फिर आपका और इनमें बहुत ज्यादा रात दिन का डिफरेंट है। आप इस 90% वाले को कभी आगे मतलब पछाड़ नहीं सकते हो। क्यों? क्योंकि ये हमेशा नई चीजें देखेंगे और आप उन चीजों के पीछे पड़े रहोगे, ठीक है। तो आप जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप तैयारी में जुट जाओ किसी भी वैकेंसी की, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, हाईकोर्ट डी ग्रुप की हो, पटवार की हो, रिट की हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो या आरएस, कोई भी जॉब हो। जैसे ही आपकी क्वालिफिकेशन उस जॉब से रिलेटेड कंप्लीट हो जाती है तो आप उसी समय अपनी तैयारी को
शुरू कर देनी चाहिए। ठीक है, अब बात यहाँ तक आ गई कि हमें तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। कैसे तैयारी शुरू करनी चाहिए ये भी आपको बता रहा हूँ मैं। विज्ञप्ति जारी होती है, विज्ञप्ति के साथ साथ हमारा जो सिलेबस जारी हो जाता है। सिलेबस जारी हो जाता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम होता है कि आप उस सिलेबस को किसी पेज या अपनी जो भी नोटबुक है उसके ऊपर लिख लो। और ये आपकी जो टेबल है, स्टडी टेबल है, इसके सामने इस दीवार के ऊपर चिपका दो। जहाँ यहाँ बैठ के आप पढ़ाई करते हो ना, यहाँ चिपका दो, आपका सिलेबस हो गया। अब सिलेबस में क्या क्या आता है, जैसे भारत का प्राचीन इतिहास, भारत का प्राचीन इतिहास आपका इसमें सिलेबस दे रखा है। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, रिट के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी कांचपुर में भी यही सिलेबस है और पटवार में भी यही है, सेम टू सेम। सबसे पहले होता है सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद वैदिक सभ्यता, वैदिक सभ्यता के बाद भक्ति काल आ जाता है। भक्ति काल में जैन और बौद्ध धर्म के बारे में ज्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद मौर्य काल आ जाता है, गुप्त काल आ जाता है। इस तरह से हमारा जो सिलेबस है प्राचीन भारत का, इसमें मुख्य मुख्य पार्ट ये पूछे जाते हैं। तो आपका ये सबसे पहला कर्तव्य बनता है कि आप इस सिलेबस को लिख लो। सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। सिलेबस के बाद आपको एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस के बाद क्वेश्चन आते ही नहीं है। ठीक है, तो ये सिलेबस हमारा यदि कंप्लीट हो जाता है तो हम 80% सरकारी जॉब के लायक हो जाते हैं। फिर आगे बात आती है कि सर सिलेबस तो हमारा हो गया, अब जो हम बिल्कुल नए बंदे हैं जिनको किसी चीज का एक्सपीरियंस नहीं है वो क्या करें, वो किसी कोचिंग संस्थान से एक बार कोचिंग कर लें। उसके आप जैसे ही कोचिंग में जाओगे आपका लेवल आपको पता चल जाएगा कि आप 0 लेवल पे हो या 10% पे हो गया, आपका लेवल शुरू हो गया। कोचिंग में गए, आपको पता चला कि इस सिलेबस के हिसाब से आपको क्या पढ़ना है, कैसी रणनीति बनानी है, और जो आगे का प्रोसेस होगा वो जैसे जैसे आप कोचिंग में जाओगे वैसे वैसे आपको बता दिया जाएगा। चले गए कोचिंग जाने से ये नहीं कि हम कोचिंग गए और हमारा सिलेक्शन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। कोचिंग वालों के पास कोई जड़ी बूटी तो है नहीं जो आपको जाते ही 2 घूंट पिला दिए और आपका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा, ऐसा कहीं नहीं है। ये फालतू की बेवकूफ वाली बातें हैं कि हम 100% रिजल्ट देते हैं या हमारा 100 में से 100 सिलेक्शन हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ भ्रम करने वाली बातें हैं। कोचिंग चले गए, कोचिंग में आपने स्टडी शुरू कर दी। सबसे पहले अपने खुद के नोट्स बनाओ। आप नोट्स के मामले में एक ध्यान रखने चीज बता रहा हूं कि नोट्स आपके खुद के होने चाहिए। आपका कितना भी करीबी दोस्त हो या कितना भी करीबी रिश्तेदार हो, किसी से आप नोट्स मत लो, क्योंकि मैं जो नोट्स बना रहा हूँ वो मुझे पता है कि मैं इस पेज पे क्या लिख रहा हूँ और ये किस रिलेटेड का क्वेश्चन है, मतलब किस पार्ट का क्वेश्चन है। चलो मैं फर्स्ट पेज पे यार कुछ ऐसी चीजें लिख दूं जो आपको समझ में नहीं आए। फर्स्ट पेज पे मेरा चल रहा है सिंधु घाटी सभ्यता और मैं 1947 की कोई एक लाइन याद आ गई और मैंने सबसे ऊपर लिख दी, तो आप यह सोचोगे कि यार यहाँ तो ये सब पूरी चल रहा है और यहाँ 1947 की बात आ रही है, ये किस टाइप का सिलेबस है। तो आपको हमेशा याद रखना है, नोट्स अपने खुद के बनाना है और सिर्फ कोचिंग पे आपको डिपेंड नहीं होना है। 100% कभी भी कोचिंग आपको नहीं करवाती है, क्योंकि या तो आप टाइम पे जाओगे नहीं, टाइम पे जाओगे तो 100% आपका सिलेबस हो जाएगा और नहीं जाओगे तो होना पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद एक कोई भी पुस्तक किसी भी राइटर की लेके आ जाओ,
कोई भी राइटर, ये नहीं होना चाहिए कि इस बुक के ज्यादा पैसे हैं तो हम वो लेकर आए, कोई जरूरी नहीं है। आप 200 रुपये में 200 रुपये की पुस्तक आती है उसको भी ले सकते हो और 500 की आती है उसको भी ले सकते हो। आपने बुक ले ली, शुरू कर दिए अपने नोट्स बनाने कि कोचिंग में हमने क्या पढ़ाया है, हम इस पुस्तक में और क्या इंप्रूव कर सकते हैं, वो सारी चीजें आप अपने नोट्स में नोट डाउन करते जाओ। और हमेशा रूटीन, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हमने 12 घंटे पढ़ाई कर ली है तो कल पूरे दिन आराम करेंगे, नहीं, रूटीन होना चाहिए कि आप दिन में भी 3 घंटे पढ़ाई करते हो, हमेशा के 3 घंटे कि मुझे 24 घंटे में से 3 घंटे पढ़ाई करनी ही करनी है, तो आप निश्चय ही सफल हो गए। ऐसा नहीं कि आप एक दिन 12 घंटे पढ़ लिया फिर बोलोगे नहीं यार हमने 4 दिन, अब 4 दिन रेस्ट करेंगे, तो वो पढ़ाई आपकी कुछ काम की नहीं है। नोट्स बना लिया आपने और आपका जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होता है आप टेस्ट देने शुरू कर दो। आप जितने टेस्ट पेपर निकालोगे ना उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। 1, 10, 15, 20, 25, 50 टेस्ट पेपर दो आप, तो आपको लगेगा कि हाँ वास्तव में तैयारी बहुत अच्छे से चल रही है और मैं इस परीक्षा को पास कर सकता हूँ। जितने टेस्ट पेपर दोगे उतना आपको बेनिफिट है। तो ये चीजें थी, ये रणनीति थी हमारी कि हमें किस प्रकार से तैयारी करनी है, किन चीजों से हमें दूर रहना है, और कोचिंग में जाते हैं तो क्या करना चाहिए, कोचिंग का स्तर क्या होता है, अलग अलग चीजें होती हैं जिसमें ये भी देखने को मिलता है कि कोचिंग के जो नोट्स होते हैं उसमें मिसप्रिंट भी होते हैं। ये लोगों का अपवाद है कि अच्छे नहीं है। आप जिस कोचिंग में जा रहे हो उसी के ही नोट्स पढ़ो। आप जहाँ जोधपुर रहे हो और वहाँ जयपुर के नोट्स लेके जा रहे हो तो वो आपके कहीं काम नहीं आएंगे। जिस कोचिंग में जा रहे हो उससे की मटेरियल पढ़ो आप। अब आगे की बात करते हैं, हम हमारे इस चैनल की थोड़ी बात करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको क्या क्या मिलने वाला है और क्यों बनाया गया है, आपके लिए कैसा उपयोग होगा, मतलब महत्वपूर्ण साबित होगा। ये जो चैनल है इसमें आज से क्लास शुरू हुई है। इसमें भारत का इतिहास, जिसमें प्राचीन, मध्य, आधुनिक तीनों पार्ट आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे। साथ ही साथ भारत की राजनीतिक व्यवस्था, उसका भी आपके सामने बहुत जल्द एक अच्छी फैकल्टी आने वाली है जिसका अनुभव है। तीसरा हिंदी, वो चाहे आप पटवारी की हो, एसआई की हो, रीट की हो, वो तीनों के लिए आपके सामने एक अच्छी फैकल्टी बहुत जल्द आपके सामने होगी। इस चैनल के माध्यम से मेरी यही कोशिश रहेगी कि आपको विशेषकर रीट, कांस्टेबल, पटवार हमारा मुख्य फोकस है, और चौथी फैकल्टी हमारे सामने आ गई वो भी मनोविज्ञान की। तो रीट फर्स्ट लेवल और सेकेंड लेवल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी फैकल्टी होगी हमारे सामने बहुत ही विश्वसनीय, एक्सपीरियंस युक्त फैकल्टी होगी, और जो भी आपको इस बोर्ड पे जो पाठ्यक्रम करवाया जाएगा बिल्कुल इस सरल भाषा में, आप इस वीडियो को आप 1 से 2 बार देखोगे तो आप 90% उन चीजों को समझ पाओगे। देखना आपको होगा, हमारा काम है इस बोर्ड पर आपको पढ़ाना। आप उस वीडियो को कितना देखते हो, कैसे देखते हो, किस टाइम देखते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, हम हमारी तरफ से पूरी 100% कोशिश कर सकते हैं, पढ़ना या नहीं पढ़ना ये आपके ऊपर है। और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को, कमेंट्स करो, कोई भी कमी है हमें बताओ, किसी भी प्रकार का आपका जो डाउट है या इस चैनल के माध्यम से कोई भी चीज आप पूछने चाहते हो वो हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करते जाओ। हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे क्वेश्चनों के आंसर देते रहेंगे। अब हम आज बात करते हैं प्राचीन भारत में
जो फर्स्ट पार्ट है हमारा, उसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। प्राचीन भारत में सिंधु घाटी सभ्यता जो रिट में भी है, कांस्टेबल में भी है, पटवार में भी है, काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है। अधिकांश क्वेश्चन जो प्राचीन भारत से पूछे जाते हैं वो सिंधु घाटी से पूछे जाते हैं। किस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे एग्जाम आएंगे, क्वेश्चन पूछने का जो ढंग है वो किस रूप से आएंगे, पहले का जो क्वेश्चन या जो पेपर पैटर्न था वो अलग था और अभी जो वर्तमान में जो पेपर पैटर्न चल रहा है वो अलग है। तो आपको किस रूप से तैयारी करनी है, सिंधु घाटी में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े है ना, तो 10-15 दिन तक सिंधु घाटी सभ्यता चलती रहेगी, लेकिन हमें वो चीजें पढ़नी है जो एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है और बहुत ही कम समय में हम ज्यादा चीजें ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता पर प्राचीन सभ्यता है, जैसे मान लो हमारी जो वर्तमान में ये सभ्यता चल रही है और आज के 100 साल बाद यदि इस सभ्यता नष्ट हो जाए और धीरे धीरे समय के अनुसार इस सभ्यता की यदि हम खोज करेंगे तो इस सभ्यता में हमें सबसे प्रमुख चीजें मिलेगी कि वर्तमान में हमारे सामने सबसे इम्पोर्टेंट चीजें होती है वो हर किसी के पास मिलती है, मोबाइल। तो जब ये सभ्यता की खोज होगी तो लोग कहेंगे कि उस सभ्यता में मोबाइल फोन यूज करते थे। मोबाइल फोन में भी दो चीजें हैं, जैसे एक तो कीपैड, एक कीपैड मिलेगा आपको और एक एंड्रॉइड मिलेगा। तो वो ऐसा अनुमान लगाएंगे जब इस सभ्यता की खोज होगी तो कहते हैं कि वहां के लोग मोबाइल यूज करते थे और मोबाइल में भी दो प्रकार के, एक तो कीपैड कहते हैं और एक एंड्रॉइड। तो इसी रूप से हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो खोज हुई है तो हमारा पूरी चीजें मिली है उनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि हाँ ये चीजें मिली है वहां पर, इस आधार पर वहां के लोगों का रहन सहन, वहां का जीवन स्तर, सामाजिक धार्मिक स्थिति हम अनुमान लगा के कह सकते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता पर आज हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता पर 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति आता है, चार्ल्स मैसन। इसको ऐसा लगा कि नहीं यहाँ पे एक प्राचीन सभ्यता है, जैसे मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी कोई सभ्यता विकसित होती है, उन्होंने इस पर सबसे पहले प्रकाश डाला था। उसके बाद 1853 में एक व्यक्ति और आता है, अलेक्जेंडर कनिंघम व्यक्ति आता है और इस सिंधु घाटी सभ्यता का सर्वे करता है। कब करता है? 1853 में। उसके 3 साल बाद यानी 1856 में वापस यही अलेक्जेंडर द्वितीय बार इस पर सर्वे करता है। जब इन्होंने सर्वे किया था तब सिंधु घाटी सभ्यता की एक मोहर मिली है। उस मोहर पर एक तरफ वर्षभ और दूसरी तरफ 6 अक्षर अंकित हैं, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं है कि अक्षर आखिर में कहना क्या चाहते हैं। तो उस मोहर के हिसाब से जो अनुमान लगाते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कैसे निवास करते थे, किस प्रकार की सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं और इस सभ्यता को सबसे पहले देख लो, यहाँ 1856 में द्वितीय बार इन्होंने सर्वे किया है। फिर 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। विभाग की स्थापना होती है और उस समय जो भारत का गवर्नर जनरल था, क्योंकि भारत पर ब्रिटिश शासन का अधिकार था, तो गवर्नर था हमारा गवर्नर लॉर्ड कैनिंग। उस समय हमारा भारत का गवर्नर था। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हो जाती है और अलेक्जेंडर कनिंघम को हम भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं।
क्योंकि इन्होंने इस सभ्यता को या इस भारतीय पुरातत्व विभाग को स्थापित करने में बड़ा योगदान है। फिर एक व्यक्ति आता है सर जॉन मार्शल, व्यक्ति आता है और वो 1921 में हड़प्पा का उत्खनन करने हेतु एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। वो व्यक्ति है दयाराम साहनी। 1921 में हड़प्पा की खोज हो जाती है, तो इस सभ्यता को हम नाम देते हैं हड़प्पा सभ्यता। लेकिन इसे सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंधु नदी के किनारे स्थित है, इसलिए हम इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। जो भी सभ्यताएं आज तक विकसित हुई है वो किसी ना किसी नदी के आसपास विकसित हुई है, क्योंकि नदी में पानी होता है और जो मानव और जानवर उनका जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद चीज होती है वो पानी होता है। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे ज्यादा स्थल है वो पाकिस्तान में है। ये सिंधु घाटी सभ्यता 3 देशों में है। कौन कौन से? भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और यहां पर 2800 स्थानों पर अभी तक खोज हुई है। बहुत सारे राइटर आते हैं, अलग अलग राइटर कहते हैं और बहुत सारे लोगों का योगदान रहा है, लेकिन मुख्य रूप से 1921 में हड़प्पा का मुख्य योगदान है वो सर जॉन मार्शल के निर्देश में होता है। कौन आता है? दयाराम साहनी को नियुक्त करते हैं उत्खनन करने के लिए। और 1922 में मोहन जोदड़ो का उत्खनन होता है या खोज होता है, वहां पर यही सर जॉन मार्शल के व्यक्ति को नियुक्त करते हैं। वो व्यक्ति है रखलदास बनर्जी। उसके इनके निर्देश में इन्होंने मोहनजोदड़ो की सभ्यता की खोज करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में और बहुत सारी चीजें हैं, हम चर्चा करते रहेंगे आगे। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करना, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। अब सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता हो गई है, कांस्य युगीन सभ्यता। उसके बाद इसको हम एक इसकी आकृति है, इसको हम त्रिभुजाकार आकृति के रूप में विकसित होती है। नेक्स्ट ये मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से विकसित सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं इसे। इसकी आकृति त्रिभुजाकार आकृति है। मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो इनसे पहले विकसित हो चुकी है उनसे भी ये विकसित सभ्यता है। अब इसका जो क्षेत्रफल है लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। आज हमने सिंधु घाटी सभ्यता पर थोड़ा विचार विमर्श किया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कैसे हुई, किसने सर्वप्रथम प्रकाश डाला था, किसने इसका सर्वे किया था। तो कल का जो हमारा वीडियो होगा वो सिंधु घाटी सभ्यता से होगा, शुरू होगा। और आज की क्लास में यही समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी से
निवेदन है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।